हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और बच्चों नीट पीडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों मैकेनिक्स 1 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। उसी पर डिस्कशन हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं और इसके पहले वेक्टर्स, काइनेमैटिक्स और लॉज ऑफ मोशन पर हम लोग ने बातें कर रखी हैं। और जब बारी आती है वर्क एनर्जी एंड पावर की, बच्चों मैं बता दूं इस पर कई सारे एप्लीकेशंस सिर्फ इस चैप्टर में नहीं आने वाले चैप्टर्स में रहेंगे। मैं बात करूं 11 के टॉपिक्स की या क्लास 12 के टॉपिक्स की, ऐसे कई सारे फॉर्मूलाज बनते हैं या फिर ऐसे कई सारे रिलेशंस बनाए जाएंगे जो इन्हें समझे बिना हम लोग कभी नहीं आगे बढ़ सकते और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी एंड पावर और आज का जो डिस्कशन रहेगा बच्चों वो स्टार्ट होगा हम लोग के पहले शब्द से, पहले वर्ड से, वो है वर्क। ठीक है, वर्क की बातें जब हम लोग शुरू करते हैं तो ठीक वहीं शुरू करते हैं जहां पर हम लोग ने शायद क्लास 9-10 के लेवल पर एंड की थी। मुझे लगता है हम लोग सब जानते हैं वर्क का हिंदी में मतलब होता है काम करना। और काम करने की जब बात आती है तो हम लोग बोलते हैं उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना, है ना, खेलना कूदना, ये सारे वर्क हैं। और अगर फिजिक्स वाइज वर्क की बात की जाए तो कुछ मतलब ये रफ सा बात होगी ना, कुछ क्लियर नहीं रहा ये डेफिनेशन कि चलना फिरना खाना उठना, ये सब वर्क के डेफिनेशंस में नहीं आएंगे क्योंकि बहुत क्लियर नहीं है, बहुत वेग है। वेग मतलब मैं बोलूंगा बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो वर्क को अगर फिजिक्स वाइज देखा जाए तो वर्क को डिफाइन करते वक्त कुछ बातों की ध्यान रखी जाती है। सबसे पहले जब वर्क का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, मैंने बोर्ड पर लिख रखा है पहले से, वर्क के डेफिनेशन जब हम लोग पढ़ते हैं बच्चों तो लिखा है वर्क डन बाय अ फोर्स, वर्क डन बाय अ फोर्स, एक मिनट, वर्क डन बाय अ फोर्स इज डिफाइंड एज। तो शुरू करते हैं, जब भी बात करते हैं वर्क डन की तो बोलना पड़ता है वर्क डन बाय विच फोर्स। मैं जब कभी किसी बॉडी की बात करूंगा तो मुझे बोलना पड़ेगा मैं किस फोर्स के वजह से वर्क की बात कर रहा हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोर्ड पर एक डायग्राम बना के रखा है पहले से। लेट्स से ये एक ब्लॉक है मास m, ये भी ब्लॉक एक मास m, ऑब्वियसली वही ब्लॉक है जिसे हम लोग ने एक फोर्स देके एक हाइट h तक ले गया मैं। ठीक है, ये स्लोली अपवर्ड गया मतलब इसका एक्सेलरेशन 0 था। ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं वर्क की तो बोलना पड़ेगा तुम किस फोर्स के वजह से वर्क निकालना चाह रहे हो, इस फोर्स के वजह से या ग्रेविटी के वजह से, नहीं तो तुम्हारा बात या तुम्हारा सवाल ही इनकंप्लीट है। तो जब कभी बात हो वर्क की तो बोलना पड़ेगा किस फोर्स के लिए वर्क की बात कर रहे हो, किस फोर्स के द्वारा किए गए काम की बात कर रहे हो। ठीक है, वापस चलते हैं आगे। तो वर्क डन बाय अ फोर्स, तो हमेशा वर्क जब डिफाइन करो तो बताओ किस फोर्स के द्वारा किए गए काम की बात कर रहे हो। एक दूसरी बात, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग डिस्प्लेसमेंट विथ डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क डन जब डिफाइन किया जाता है तो करना क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स का जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ काम कर रहा है इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दो। मैं अगर एग्जांपल लूं, एक ब्लॉक है, इस पर फोर्स इस तरह काम कर रहा है और ये एंगल थीटा है और बॉडी यहां से कहीं यहां तक डिस्प्लेस हुई है ना, तो फोर्स का क्या कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ काम कर रहा है, वो है एफ कॉस थीटा, है ना। तो अपने लिख देंगे एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है ना, तो डिफाइन कैसे किया गया भाई, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग डिस्प्लेसमेंट विद डिस्प्लेसमेंट, या फिर और प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्टिंग अलोंग फोर्स विथ फोर्स। मतलब मैं या तो बोलूं कि एफ कॉस थीटा इंटू एस, या मैं बोलूं एस इंटू एफ कॉस थीटा, सॉरी एस कॉस थीटा इंटू एफ। मैं या बोलूं एफ कॉस थीटा इंटू एस, या फिर बोले एस कॉस थीटा इंटू एफ। समझ आ रहा है, या तो फोर्स को तोड़ा जाए एस की तरफ या एस को तोड़ा जाए एफ की तरफ, दोनों में एक कॉस थीटा आएगा। इसीलिए हम लोग सिंपली इसे लिख सकते हैं एफ डॉट एस, और ये हो गया वर्क का मैथमेटिकल डेफिनेशन और ये हुआ एक फिजिकल डेफिनेशन। बच्चों वर्क के बारे में बता दी जाए, ये डॉट का मतलब होता है दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दोनों वेक्टर के बीच का जो भी एंगल बन रहा है उसका कॉस थीटा, और दोनों वेक्टर की वैल्यू है, मान लो एक की एफ है दूसरे की एस है,
F इंटू एस कॉस थीटा। बच्चों ये वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, मुझे पता है काफी बच्चे जानते भी हैं, बट एक बार पूरी बातों को एक बार रिवाइज करते हुए बात कर रहे हैं। F डॉट एस ये जो हम लोग कर रहे हैं, ये दोनों के प्रोडक्ट करने पर एक स्केलर रिजल्ट उत्पन्न होगा, रिजल्ट एक स्केलर रहेगा, और इसका यूनिट होता है जूल या फिर अर्ग। अर्ग हो गया सीजीएस यूनिट और जूल हो गया एसआई यूनिट। ठीक है, इस पर बातें आगे करेंगे हम लोग। वर्क स्केलर क्वांटिटी होता है और डेफिनेशन F डॉट एस है। अगर मैं वापस इधर आऊं, उन बातों को थोड़ा सा रिलेट करूं, मैं बोल रहा हूं अगर एक बॉडी यहां से ऊपर गई और मुझे निकालना है वर्क डन बाई फोर्स F, मुझे निकालना है वर्क डन बाई फोर्स F, तो हम लोग बोलेंगे कितना फोर्स काम कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो देखो भाई F ऊपर, हाँ ऊपर, H भी ऊपर, हाँ उसी तरफ, F भी उसी तरफ, H भी उसी तरफ, तो वर्क डन बाई फोर्स F क्या होगा? F इंटू H। खत्म। मैं अगर बात करूं वर्क डन बाई ग्रेविटी की, तो मुझे देखना है वर्क डन बाई ग्रेविटी, तो मुझे देखना है जो जिस फोर्स के द्वारा काम कर रहा है वो फोर्स किस तरफ काम कर रहा है? नीचे। पर मोशन क्या है? ऊपर। तो फोर्स का क्या कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ काम करेगा? अगर ये mg है बच्चों तो ये होगा माइनस mg, है ना। अगर ये mg है और ठीक डायरेक्शन उल्टा करना है तो ये लिखेंगे माइनस mg इंटू h, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh। या तो ऐसे करो, या दिख रहा है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, फोर्स नीचे की तरफ, तो एंगल क्या बन रहा है बच्चों? 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी, मतलब मैं एक और मेथड से लिख रहा हूं, mg इंटू h इंटू कॉस 180। मैं क्या कर रहा हूं भाई बच्चों? मैं ये पीछे वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहा हूं। वर्क की डेफिनेशन क्या सीखे हैं अभी? F डॉट एस, जिसका मतलब होता है एफ एस कॉस थीटा। तो भाई अपने गए क्वेश्चन पर देखे mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, mg इंटू एच इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच में क्या एंगल है? 180 डिग्री। तो कॉस 180 कितनी हो गई भाई? -1। सॉल्व करने पर वापस आ जाएगी माइनस mgh। या तो इस तरह याद रख लो या इस तरह याद रख लो, दोनों तरीके से अपनी चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये करते वक्त दिमाग में एक बात क्लियर कर रख लेना, मैंने जो ये डेफिनेशन लिख के रखा है F डॉट एस, ये वर्क डन बाई जो फोर्स F मैंने लिखा है F डॉट एस, ये मैंने लिखा है तब जब मेरा ये फोर्स क्या था? एक कांस्टेंट वैल्यू का था। अगर ये वेरिएबल, ये फोर्स बदल रहा होता इस डिस्प्लेसमेंट के दौरान, कभी F कुछ होता, कभी F कुछ होता, कभी F कुछ होता, तब फॉर्मूला ये नहीं होता, थोड़ा बदलता। वो क्या होता वो हम लोग बाद में करने वाले डिस्कशन। अभी बस जान के रखो ये फॉर्मूला सिर्फ तब है जब फोर्स हो कांस्टेंट, वेरिएबल फोर्स के लिए फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो आई गेस ये क्लियर होगा फिर सबको। यहां पर मैंने एक थोड़ा सा मैंने ट्रिक डाला। यहां पर क्या है लिखा हुआ है? स्लोली अपवर्ड। ये ब्लॉक स्लोली अपवर्ड जा रही है, मतलब एक्सेलरेशन बच्चों क्या है? 0। एक्सेलरेशन क्या है? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है, स्लोली अपवर्ड का मतलब होता है 0 एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब यह हुआ कि ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर है। अब मैं ये कैसे बोल रहा हूं बच्चों? ये कॉन्सेप्ट है लॉज ऑफ मोशन का, है ना। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं मैकेनिक्स 1 एज अ होल ना हम सबको करना ही चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कुछ कॉमन फिजिक्स है, ये सबको आना चाहिए, क्योंकि पूरे मैकेनिक्स 1 में ना काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी रिलेशंस, मोमेंटम कंजर्वेशंस, है ना, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, ऐसे 4-5 टूल्स हैं जो बहुत काम में लगते हैं बच्चों। बहुत ज्यादा इनका वाइड एप्लीकेशन है, बहुत यूज है हम लोग के लेवल पर। ठीक है ना। तो ये कुछ सेगमेंट्स के ना सब कुछ मत करो, पर एक बेसिक व्यू तो रखना ही है, बिकॉज इनका इस्तेमाल अलग अलग चैप्टर्स में आता रहता है। जैसे यहां पर भी वर्क एनर्जी पार में लॉज ऑफ मोशन काम में आ गया, ऊपर लग रहा है F, नीचे लग रहा है mg, तो F बराबर mg। ऐसा मैं इसलिए बोल पा रहा हूं बिकॉज बोला गया स्लोली अपवर्ड जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो मैं इसलिए यहां पे इस F को लिख सकता हूं mgh। तो बोल सकते हैं ना, जितना पॉजिटिव वर्क उतना ही नेगेटिव वर्क। हाँ, जितना पॉजिटिव वर्क उतना ही नेगेटिव वर्क, है ना। जितना ये फोर्स इस मोशन को सपोर्ट कर रहा है उतना ही ये फोर्स इस मोशन को अपोज कर रहा है। भाई बच्चों, वर्क जो होता है ना, वर्क जो होता है, अगर पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर फोर्स
उस डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहा था। बच्चों नेगेटिव वर्क का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर फोर्स उस डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा था, उस मोशन को अपोज कर रहा था। जीरो वर्क का मतलब वो फोर्स कुछ भी नहीं कर रहा, ना सपोर्ट कर रहा ना अपोज कर रहा हूं। चलो मैं इस बात को ना और क्लियर करता हूं आगे, फिलहाल नेक्स्ट एग्जांपल लेकर इस बात को और क्लियर करते हैं। मैंने वही क्वेश्चन वापस लिया, सेम क्वेश्चन, बट इस बार ना ये एक्सेलरेट कर रही है अपवर्ड। मतलब ऑब्वियसली अगर बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, नीचे वाला फोर्स छोटा है ना। पर फिर भी मुझे अगर वर्क डन बाय फोर्स F निकालने बोला जाए तो हम लोग लिखेंगे F ऊपर की तरफ इंटू एच भी ऊपर की तरफ। मतलब फॉर्मुला वाइज देखो तो F डॉट एस क्या होगा, F इंटू एच इंटू कॉस जीरो। क्यों कॉस जीरो? बिकॉज फोर्स भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। वहीं पर मैं लिखूं वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में क्या, ग्रेविटी काम कर रही है नीचे की तरफ, बॉडी डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो क्या एंगल बन रहा है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो बच्चों क्या हो जाएगा, mg इंटू एच इंटू कॉस 180 डिग्री, जो कि माइनस mgh हो जाएगा। मुझे ना ये फॉर्मूला लिखने से अच्छा ये अच्छा लगता है कि हम लोग सोचें कि भाई mg काम कर रहा है नीचे, बॉडी के डिस्प्लेसमेंट है ऊपर, तो mg का क्या कॉम्पोनेंट ऊपर की तरफ काम कर रहा है, माइनस mg, है ना। ये mg नीचे तरफ, पर ऊपर की तरफ फिर क्या mg काम कर रहा है, माइनस mg, है ना। वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, mg नीचे तो ऊपर क्या हो रहा है, माइनस mg हो रहा है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी है माइनस mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी है माइनस mgh, ठीक है। पर मैं इस बार F इक्वल्स टू mg नहीं बोल सकता क्योंकि एक्सेलरेट कर रही है, तो हम लोग यहां पे F को mgh नहीं लिख सकते। मतलब ठीक है, ये वाला तो पहले भी वैसा था, अभी भी वैसा ही है, ये भी वैसा ही है, तो भले ही हम लोग का F बदले, उससे मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं बदला। मान लेते वही मास था पर मैंने F बढ़ा दिया, बोलते बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, तो वर्क डन बाय ये वाला फोर्स बड़ा हो गया, वर्क डन बाय ये वाला फोर्स पर अभी भी सेम रहा। तो यहां से अपने बच्चों पहला नोट याद रखेंगे, क्या रखेंगे नोट, वर्क डन बाय अ फोर्स इज independent of each other, independent of each other। मतलब ये फोर्स क्या काम कर रहा है, वो ग्रेविटी क्या कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। ग्रेविटी क्या कर रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता, राइट। अगर फोर्स द्वारा किया गया काम पॉजिटिव है, हो सकता है ये फोर्स बड़ा हो जाए तो वर्क डन बाय ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा, पर उससे ग्रेविटी द्वारा किए काम पर कोई असर नहीं आने वाला, ठीक है। बच्चों एक काम करते हैं, इसी बात को ना और इलाबोरेट करते हैं और डिटेल करते हैं, ठीक है। मैंने एक और क्वेश्चन बोर्ड पे रख रखा है, एक और एग्जांपल हो गया। मैंने यहां पे देखा कि यहां पे एक फोर्स है नॉर्मल, यहां पे एक फोर्स है mg, यहां पे एक फोर्स है एक्सटर्नल जो एक फोर्स है F, यहां पीछे एक लग रहा है फ्रिक्शन, ठीक है। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट S, ये है मास m, ये है मास m। तो भैया वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या है बच्चों, यहां पर नॉर्मल ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो कितना है वर्क डन, 0। क्यों है बच्चों वर्क डन 0? क्योंकि नॉर्मल इस तरफ काम कर रहा है पर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, एंगल बन रही है 90 डिग्री। फॉर्मूला क्या है वर्क का, F इंटू एस इंटू कॉस एंगल कितना है यहां पे 90 है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो गया 0। सिमिलरली ग्रेविटी के लिए देखो बच्चों, ग्रेविटी नीचे तरफ काम कर रही है, बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, एंगल फिर से बन रही है 90 डिग्री, mg इंटू एस इंटू कॉस 90 मतलब 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फिर से 0, ठीक। फिर बात करते हैं बच्चों इस फोर्स द्वारा, ये फोर्स F इस तरफ और S इस तरफ, तो F और S अगर एक ही तरफ तो ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल हुआ F इंटू एस प्लस आया। मैं बात करता हूं फ्रिक्शन की, यहां पे मिस हो गया था फ्रिक्शन पीछे काम कर रहा है, बॉडी आगे जा रही है, फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शन पीछे डिस्प्लेसमेंट अगर आगे, तो ये वाली फोर्स इस मोशन को रोक रही है, दिख रहा है साफ सुथरा। और कितना F आगे काम कर रहा है बच्चों, माइनस F, नीचे लग रहा है, ऐसे लिख लो F इंटू एस, है ना। ये ब्लॉक देखो, फ्रिक्शन पीछे, बॉडी आगे मूव कर रही है, कितना एंगल बन रहा है पे 180 डिग्री, किसके बीच में, F और S के बीच में, तो F इंटू एस इंटू कॉस 180 मतलब F इंटू एस इंटू -1, तो माइनस F इंटू एस, ठीक है। ये वर्क पॉजिटिव, ये वर्क नेगेटिव, ये वर्क 0, समझ आ रहा है। तो ये फोर्स अगर इस मोशन को सपोर्ट कर रहा है
तो फ्रिक्शन अपोज कर रहा है, नॉर्मल कुछ नहीं कर रहा है, ग्रेविटी भी कुछ नहीं कर रहा है। नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटी जीरो वर्क कर रहा है भाई, फ्रिक्शन मोशन को अपोज कर रहा है और ये फोर्स सपोर्ट कर रहा है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि जीरो वर्क का मतलब क्या हुआ? जीरो वर्क का मतलब हुआ बच्चों कि ये फोर्स और ये फोर्स यहां होने वाले मोशन को ना सपोर्ट कर रहा था ना अपोज कर रहा था। जीरो वर्क मतलब कुछ नहीं कर रहा है, ना उस डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट किया ना उस होने वाले डिस्प्लेसमेंट को वो अपोज किया। एक बात तो बच्चों ध्यान रखो, वर्क डन ना हमेशा तब बात करते हैं वर्क की कि जब वो बॉडी वहां से जहां तक वहां तक जा चुका। हम लोग ऐसे बोलते हैं अच्छा उस फोर्स ने ये काम किया, दूसरे फोर्स ने ये काम किया, तीसरी फोर्स ने ये काम किया। मतलब बोलने का मतलब है कि एक ही मोशन में, एक ही डिस्प्लेसमेंट में चार फोर्सेस काम कर रहे हैं। यहां पर कुछ जीरो कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, वो अलग बात है, पर वर्क डन चार फोर्स के लिए बात कर सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूं जब कभी डेफिनेशन याद होगा वापस, मैंने थोड़ी पहले डेफिनेशन बताया, क्या बताया भाई? डेफिनेशन में क्या पढ़े हो? वर्क डन बाय अ फोर्स। डेफिनेशन की शुरुआत हमेशा होती है कि किस फोर्स के द्वारा काम की बात कर रहे हो, काम किस फोर्स ने किया वो पहले बताओ, फिर तो वो डेफिनेशन है, मैथमेटिक्स है जो मैंने यहां पे लिख दिया। ये मैथमेटिकल फॉर्म है, ये फिजिकल फॉर्म है। हम लोग ने पहले एग्जांपल में ही समझा कि ये पर्टिकुलर फोर्स की बात की जाए तो उस पर्टिकुलर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को लो, दूसरे फोर्स की बात करेंगे तो वो वाले फोर्स, फिर पर वही डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, बिकॉज एक ही केस की बात चल रही थी ना। तो बच्चों जब भी वर्क की बात करते हो तो बहुत जरूरी है कौन से फोर्स ने काम किया इसकी बात की जाए। तो बच्चों यहां पर चलते हैं फिर। तो जीरो वर्क का मतलब ये पर्टिकुलर फोर्स न्यूट्रल है, कुछ नहीं कर रही है, ना इस वाले मोशन को सपोर्ट कर रही थी ना अपोज कर रही थी। ये फोर्स क्या कर रहा है? मोशन को अपोज कर रहा है। ये फोर्स क्या कर रहा है? मोशन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जीरो, वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो, वर्क डन बाय फोर्स पॉजिटिव, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव, है ना? नेगेटिव मतलब अपोज करना मोशन को, पॉजिटिव मतलब सपोर्ट करना। भाई नेगेटिव का और क्या मतलब हो सकता है? सोचो, वो जो भी मोशन हो रहा था उसे वो रोक रही थी, वो वाले फोर्स बोलता मत जाओ उस तरफ, इसलिए उसने नेगेटिव वर्क किया। वो जो एफ ने एक्सटर्नल फोर्स से पॉजिटिव वर्क किया, मतलब उसी ने सपोर्ट किया उस मोशन को कि भाई चलो हम हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहां पर यह समझते हैं कि नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो वर्क का मतलब क्या होता है। ये दूसरा पॉइंट था। इसके पहले पीछे वाले हम लोग ने बोर्ड में समझा था कि वर्क डन बाय अ फोर्सेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। तो पहला, दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पर आते हैं बच्चों, मैंने लिख के रखा है पहले से ये वाला, ये थर्ड पॉइंट हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन का मतलब क्या हो बच्चों? ब्लॉक अगर यहां से कहीं यहां जा रहा है, भाई ब्लॉक कहीं से कहीं अगर मूव कर रहा है तो वो डिपेंड नहीं करता है कि वो कैसे मूव किया, वो डिपेंड नहीं करता कि ब्लॉक यहां से यहां कैसे गया। मतलब अगर ये मोशन यहां से यहां एक दिन में हो, एक घंटे में हो, एक सेकंड में हो, 100 साल में हो या 10 साल में हो, भैया डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगी, एस तो वही है। अगर डिस्प्लेसमेंट ना बदले, मतलब वेलोसिटी ना बदले या फिर एक्सेलरेशन ना बदले, या फिर एक्सेलरेशन बदले या वेलोसिटी भी बदले, या फिर कुछ भी हो, ये मेरे को मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट से है। वो कितने देर में होता है, किस तरीके से होता है, उस पर मेरी बातें डिपेंड नहीं करते। मेरे फॉर्मूला में एस है, पर वो एस कैसे किया गया, कैसे अचीव हुआ, उस पर कोई बात नहीं है, उस पर कोई डिटेलिंग की जरूरत नहीं है। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन, मतलब बॉडी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रहे या लाख मीटर पर सेकंड रहे, ब्लॉक यहां से वहां पहुंचा, बस एक चीज नोट हुआ। दूसरा चीज, कौन से फोर्स के लिए वर्क निकालना चाह रहे हो, उस फोर्स के वैल्यू को नोट करो। एफ एक्टिंग अलोंग एस इनटू एस, कहानी खत्म। जाइए, ये सब मैंने एक और यहां पे लाइन लिख के रखा है, बट फ्रेम डिपेंडेंट, है ना, बट फ्रेम डिपेंडेंट, ये अपना चौथा पॉइंट है। फ्रेम डिपेंडेंट मतलब क्या हो बच्चों? मैं एग्जांपल लेता हूं। हम लोग एक ट्रेन में हैं और बगल वाला अपना कोई स्टेशन में उतरने वाला अपना स्टेशन आगे अपने बैठे हुए आराम से, और देख रहे हैं वो लगेज को धक्का मार मार के गेट की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, लगेज को ढकेल के गेट की तरफ लेके जा रहा है।
तो जब हम लोग देखे तो हम लोग को दिखा अच्छा लगेज यहां से गेट तक जाएगा 2 ही मीटर है, चला गया। मान लेते हैं कि अगले बार अपने अंदर नहीं बैठे हुए होते, या फिर हम लोग अंदर ही बैठे हैं, चलो बाहर से कोई कूली देख रहा है कि वो लगेज कहां जा रहा है। तो कूली देखे तो क्या, अच्छा लगेज ट्रेन के अंदर 2 मीटर चला, पर वो ट्रेन खुद 5 मीटर चला है, मतलब रुकने के पहले जब बाहर कूली चेस कर रहा है कि अच्छा लगेज उतरने वाला है, चलो इसे उठाएंगे, यहाँ से कुछ अपना काम बनेगा, अपने काम करेंगे जो भी। तो कूली को क्या दिख रहा है कि कितना मूव किया लगेज, 7 मीटर्स। कैसे 2 मीटर तो वो ट्रेन के ऊपर चला, बट ट्रेन खुद 5 मीटर मूव की। तो भाई जमीन से खड़े होकर दिखेगा कि लगेज कितना ट्रेवल कर गया, 7 मीटर ट्रेवल कर गया। तो मैं बोल रहा हूं कि ये जो एस है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये फ्रेम पर निर्भर करती है। देखने वाला कहां से देख रहा है या कहां से बता रहा है, उस पर निर्भर करेगा कि एस का वैल्यू क्या आएगा। और अगर एस बदलेगा बच्चों तो यहां पे ये एस बदलेगा, तो वर्क बदलेगा। तो वर्क डन फ्रेम डिपेंडेंट है, क्योंकि वो एस जो डिस्प्लेसमेंट है, हम लोग जानते हैं रेट मोशन से ही, है ना, एस फ्रेम डिपेंडेंट है, निर्भर करता हम लोग कहां से देख रहे हैं। ठीक है, तो भाई वर्क डन भी फ्रेम डिपेंडेंट। तो मतलब चौथा पॉइंट याद किए। तो 4 पॉइंट सीखिए बच्चों। पहला बात, एक फोर्स क्या कर रहा है, दूसरे के द्वारा किए गए काम पर वो कुछ अफेक्ट नहीं करने वाला। अगर 8-10 फोर्स काम करे, कोई मतलब नहीं एक दूसरे से। अगर वही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अभी भी या पहले भी, तो हर एक के द्वारा जो वर्क आएगा वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जो मैंने पीछे भी एक्सप्लेन किया। ठीक है, दूसरी बात हम लोगों ने ये सीखा कि भाई जीरो वर्क का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वर्क का मतलब क्या होता है, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है। कोई पर्टिकुलर फोर्स अगर पॉजिटिव वर्क करता है तो वो पर्टिकुलर फोर्स उस होने वाले मोशन को, जो मोशन हुआ उसे सपोर्ट कर रहा था, नेगेटिव वाला अपोज कर रहा था, जीरो वाला न्यूट्रल था, कुछ नहीं कर रहा था। फिर हम लोगों ने समझा कि भाई ये मोशन कैसे भी हो, ये ब्लॉक किसी भी तरह कहीं से भी कहीं जाए, मेरे उस मोशन के टाइप पर डिपेंड नहीं करता है कि वर्क डन क्या होगा, बस डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। और ऑब्वियसली अगर डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है तो वो फ्रेम पर डिपेंड करेगा, बिकॉज अलग अलग फ्रेम में वही ब्लॉक लगेगा कि अलग अलग अमाउंट से डिस्प्लेस हुआ। मैंने एक और क्वेश्चन बोर्ड पे रख रखा है बच्चों, एक और एग्जांपल रहा, अगर अभी भी चीजें क्लियर नहीं है तो बच्चों मान लेते हैं एक ब्लॉक है, मास कोई लेते हैं 2 kg, और लेट से ये कोई डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर। बॉडी स्लोली ऊपर जा रही है, स्लोली ऊपर जा रही है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एंगल 30 डिग्री। मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है, वर्क डन बाय फोर्स एफ बताना है। मैं वर्क डन बाय ग्रेविटी बताता हूं पहले। तो बच्चों वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, मैं एक नए कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूं इसी क्वेश्चन के वाया। ठीक है, तो अगर ये है m इंटू जी मतलब 2g, तो अपने पास 2 तरीका है वर्क डन कैलकुलेट करने का। एक दिख रहा है mg इस तरफ काम कर रहा है, और ध्यान से देखा जाए बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भले वो ऐसे डिस्प्लेस कर रहा है, पर इसका ये वाला कंपोनेंट क्या है, वर्टिकल वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है, 2 मीटर, 1 ही मीटर है। कितना है वो, 1 मीटर है। ध्यान समझो, mg इस तरह काम कर रही है, तो वर्क का डेफिनेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फिर प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्टिंग अलोंग फोर्स। तो भैया अगर ये है अपना एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो इसका कितना कंपोनेंट ऊपर की तरफ काम कर रहा है या नीचे की तरफ काम कर रहा है, मुझे इस लाइन पर देखना है, बिकॉज जिस लाइन में फोर्स काम कर रहा है, फोर्स इस लाइन पे काम कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है भाई, फोर्स काम कर रहा है नीचे की तरफ, बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ। 2 तरीका है करने का, या तो अपने डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करें या फोर्स को रिजॉल्व करें। मुझे दिख रहा है कि mg काम कर रहा है नीचे तरफ, पर बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, भले ऐसे जा रही है, इस तरह मूव करिए, बट इसका ये वाला कंपोनेंट क्या है, तो लिखेंगे -mg। कैसे -mg, mg का क्या कंपोनेंट ऊपर की तरफ काम कर रहा है, -mg है ना, और ये हुआ 1 मीटर ऊपर की तरफ, तो खत्म कहानी। m कितना है 2g 10 1 1 माइनस साइन के साथ -20 जूल्स, आंसर खत्म। अगर ये बात नहीं समझ में आया मेरा, हो सकता है बहुतों को नहीं आया हो, तो एक और बात समझो दूसरे तरीके से। बच्चों ये mg अगर इस तरह काम कर रही है इस तरफ, तो इस तरफ क्या है, ये भी mg है, पर क्या है mg साइन थीटा। ये तो आदत में होगा बहुत लोग के, ये अगर mg तो ये क्या mg साइन थीटा। और बच्चों अगर ये 1 है और ये दिख रहा है ना, एक ट्राइंगल लेते हैं,
एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। अगर ये परपेंडिकुलर है तो अपना हाइपोटेनियस क्या है, अपने जानते हैं हाइपोटेनियस होता है परपेंडिकुलर साइन थीटा। हाँ भाई, P बाई एच है कि नहीं? नहीं समझ आ रहा है? मैं एक बार फिर से समझाता हूं, चलो मुझे भी एक बार कुछ बातों को क्लियर करना होगा। मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी। ये हाइपोटेन्यूस होगा परपेंडिकुलर बाई साइन थीटा, माफ करना, P बाई एच साइन थीटा है ना, साइन थीटा इक्वल्स टू P बाई एच। तो P बाई एच अगर साइन थीटा तो H क्या होगा, P बाई साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। तो अब वापस आते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी पर। ये होगा mg साइन, ठीक है। इस तरफ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ क्या है, कितना है भाई, ये परपेंडिकुलर मतलब 1 बाई साइन थीटा। ये साइन कट गया, माइनस साइन दे रहे हैं इसलिए ना, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर की तरफ बट फोर्स काम कर रहा है नीचे तरफ। माइनस एम जी इंटू 1 मतलब -2 इंटू जी इंटू 1 मतलब -20 जूल्स। मैंने यहां पर जल्दबाजी में गलती की थी भाई, ध्यान देना। साइन थीटा इज P बाई एच, तो H होगा P बाई साइन, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये होगा H मतलब 1 बाई साइन। तो 1 बाई साइन 30 पुट करना क्यों जरूरत है जब कैंसिल होने ही वाला है, कर दिया इस तरह। तो किसी भी फोर्स के लिए वर्क डन निकालना आसान हो गया फिर, हाँ है ना। तो जिस फोर्स की वजह से वर्क निकालना है सिर्फ उस फोर्स को देखो और वहां होने वाले डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से देखो और देखो क्या किसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। मैंने देखा कि mg इस तरह काम कर रही है और बॉडी भले इस तरह जा रही है, तो हम लोग चाहे तो इस डिस्प्लेसमेंट का ये वाला कंपोनेंट देखें, वो ऑलरेडी 1 है, तो 1 ऊपर की तरफ mg नीचे तरफ, तो -mg इंटू 1 सॉल्व करने पर आ गया। या फिर मैंने इस डिस्प्लेसमेंट को ऑब्टेन किया, ये है 1, तो ये है 1 बाई साइन थीटा, ये लेंथ है 1 बाई साइन थीटा, और ये mg, तो ये mg साइन, ये mg कॉस। पढ़े अपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ चुके हैं ये बात। तो mg साइन इंटू 1 बाई साइन सॉल्व करने पर हो गया -20 जूल्स। आई होप क्लियर होगा ये बात सबको, ठीक है भाई, समय। अब अगर अपने को कुछ क्वेश्चन में और पूछा है, तो अब जैसे मान लो बोला गया वर्क डन बाय फोर्स F निकालो, तो अपने F को पकड़ते है ना, F को पकड़ते और उस F के अलावा में क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो देखते, पुट करते और सॉल्व करते। तो जिस फोर्स के द्वारा काम निकालना है बच्चों, उस फोर्स को पकड़ो, वो फोर्स जिस तरफ काम कर रहा है देखो कि उस तरफ क्या डिस्प्लेसमेंट काम कर रहा है, उससे इंटू कर दो, या फोर्स को रिजॉल्व करो डिस्प्लेसमेंट की तरफ और उससे उस डिस्प्लेसमेंट को इंटू कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ एक तरीका इसे करने का। मैंने बस ये ट्राई किया कि मैं वर्क डन करना बता पाऊं, वर्क डन किस तरह किया जाता है, किस तरह ऑब्टेन किया जाता है। बच्चों नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस है जो मैं बोर्ड पे पहले से रख के रखा हूं। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कल, नो वर्क इज डन। क्योंकि जब एक सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहता है तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर में लगता है। कौन सा फोर्स है पता है? नहीं बताया, पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स की बात चल रही है। तो जब फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है इस तरह और मोशन इस तरह हो रहा है भाई, तो ये फोर्स हमेशा इस स्पीड के, इस मोशन के परपेंडिकुलर में है। ये फोर्स इस मोशन के परपेंडिकुलर में है, तो F इंटू cos 90 इंटू डिस्प्लेसमेंट, हम लोग बोलेंगे वर्क डन 0 हो रहा है। मैं इस पर एक और बार रीजनिफाई करूंगा आगे चलकर, मैं तब बताऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। आज तो बस एक बेसिक व्यू से देखो कि यहां पे एंगल 90 बन रहा है, तो वर्क डन क्या होता है? F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, थीटा 90 मतलब वर्क डन 0, तो नो वर्क इज डन। ठीक है भाई। नाउ अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट -2i + 5j to 4i + 3j, तो भाई ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? 4i + 3j -2i + 5j, तो क्या होगा भाई? 4 माइनस मतलब 6i, 3 - 5 मतलब -2j, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल, 4 माइनस और माइनस है ना, और फिर 3 - 5 -2। When a force of 4i + 3j, तो बच्चों वर्क डन कैसे निकाल रहे हैं? मैंने बताया ना, F.S ये लगा सकते हैं बिकॉज फोर्स कांस्टेंट। तो लिखते हैं 4i
प्लस 3j डॉट 6i माइनस 2j, ये हो गया वर्क डन। तो बच्चों i डॉट i 1, तो 4 6 जा 24, 3 2 जा 6, है कि नहीं, 6 4 जा, और यहां पे 3 2 जा, कितना हो गया बच्चों ये 18, और यहां पे ये ना जे कैप नहीं होगा, ये जूल्स होगा, ठीक है, कैप नहीं, ये जूल्स होना था। ये कैप क्यों लगाया गया पता नहीं, पर ये जूल्स होना था। जो भी हो, ये 8j मतलब j फॉर जूल्स, जूल्स हो गया SI यूनिट ऑफ वर्क, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन मैंने ले रखा है बोर्ड पर, ये भी एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 का है शायद। यूनिफॉर्म फोर्स ऑफ 3i कैप प्लस j कैप न्यूटन्स एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, hence the particle is displaced from position 2i k plus meter to 4i plus 3j minus k, the work done is। तो वापस वैसे ही कुछ क्वेश्चन, वापस F डॉट एस वाला फॉर्मूला लग के काम हो जा रहा है। तो भैया फोर्स कितना है 3i प्लस j कैप, ये मास का कोई मतलब नहीं, बिकॉज एक्सेलेरेशन निकालने नहीं बोला गया, फोर्स बता दिया गया है। यहां से यहां गए मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 4i प्लस 3j माइनस k माइनस 2i प्लस k, ठीक है। तो 4 माइनस 2 2i कैप, 3 माइनस, तो ये हो गया प्लस 2k कैप, 2j का, यहां पे जे है ही नहीं तो ये 3 रह जाना था, और माइनस के तो माइनस 2k, माफ करना मैं बाबा मिस कर दे रहा था भाई। 4 माइनस 2 2i कैप, 3 माइनस 0j कैप, 3j कैप माइनस k माइनस के मतलब माइनस 2k। तो मुझे डॉट करना है इससे, तो डॉट 2i प्लस 3j माइनस 2k, तो भाई i डॉट i1 मतलब 3 2 6, j डॉट j, ठीक है ना, 3, ओके है ही नहीं यहां पे, तो ये 0, 9 जूल्स, ऑप्शन सी। ये भी जूल्स है, कैप मतलब ये जूल्स है, ऑप्शन सी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से ना हम लोग और भी कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ने आज इस वाले सेशन में वर्क पर थोड़ी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की। हमने कोई 4 पॉइंट सीखा, वर्क के बेसिक मीनिंग को समझा। मैंने प्राइमरीली इस वाले वीडियो में कांस्टेंट फोर्स द्वारा किए गए काम पर बातें की हैं बच्चों। हम लोग इस तरह की और डिटेलिंग करते रहेंगे आने वाले टाइम पर। आज यहीं पर रोक रहे हैं इस वीडियो को। दिस मच फॉर टुडे, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, कीप डूइंग दिस मच। बाय बाय।